नमस्कार सभी को। मैं धर्मेंद्र आज फिर से भारतीय इतिहास विषय में को लेकर आप सबके समक्ष हाजिर हूँ। आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल स्टडी विद धर्मेंद्र पे। आज मैं आपको इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रोमांचकारी शासक के बारे में जिक्र करूँगा, जिसके लिए इतिहास की कलमें रुक सी जाती हैं, यानी कि एक विशद लेख मिलता है, आख्यान मिलता है, साक्ष्य मिलता है उस शासक के बारे में, और उसका नाम है समुद्रगुप्त। यानी कि गुप्त वंश में सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाला शासक समुद्रगुप्त के बारे में आज हम आपके समक्ष रखे को बताएंगे। इतिहास की कलमें सभी शासकों के लिए नहीं रुकती है, जिन महत्वपूर्ण शासकों के लिए रुकती है उनका एक अलग ही विषय हो जाता है, और ध्यानाकर्षण के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी वहीं से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं समुद्रगुप्त के बारे में। यहाँ से आप समुद्रगुप्त के बारे में जो जानेंगे कहीं से कमतर नहीं जानेंगे, दूसरे से ज़्यादा ही जानेंगे। तो चलिए देखते हैं समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासकों में से एक, यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद यदि गुप्त वंश का कोई शासक है तो समुद्रगुप्त है। यह एक योग्य पिता का योग्य संतान था, जिसने अपने पिता के द्वारा प्रदत्त साम्राज्य में न वृद्धि की, बल्कि एक कोने से दूसरे कोने से तक, यानी कि चतुर्दिक रूप से उस राज्य का विस्तार कर एक इतिहास में एक नए प्रभामंडल का सूत्रपात किया, जिसे कि हम गुप्त साम्राज्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी का लड़का था। समुद्रगुप्त जो था किसका? चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी का लड़का था, कुमार देवी का सुयुग पुत्र था। ठीक है ना। चंद्रगुप्त कौन? गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक। अगर गुप्त वंश की संस्थापक की बात आती है तो सामान्य सी अवधारणा है, किसे आप बोलते हैं? श्रीगुप्त को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? श्रीगुप्त को बोलते हैं। ठीक है ना। जिसका जो समय होता है 240 ईस्वी से लेकर 280 ईस्वी। ठीक है। और श्रीगुप्त के बाद जो आता है क्रम आता है घटोत्कच का आता है, घटोत्कच गुप्त। इसका जो समय है 280 से 319 ईस्वी। और इसके बाद ही चंद्रगुप्त प्रथम का नाम आता है। 319 ईस्वी से 335 ईस्वी। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके ही समय चंद्रगुप्त यानी कि गुप्त वंश जो है दासता की बेड़ियों से मुक्त हुआ था। किसकी दासता? संभवतः गुप्त जो थे कुषाणों के सामंत थे। किसके सामंत थे? कुषाणों के सामंत थे। और कुषाणों की से स्वतंत्रता किसने दिलाई थी? वो आपका चंद्रगुप्त प्रथम ने दिलाई थी। इसीलिए गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। ठीक है। तो चंद्रगुप्त के समय में एक उक्ति प्रसिद्ध है। चंद्रगुप्त के समय में एक संस्कृत उक्ति प्रसिद्ध है। अनुगंगा प्रयाग च मागस तथा एतान जनपदान भोक्ष्यन्ते गुप्त वंशजा। अनुगंगा प्रयाग च मागस तथा एतान जनपदान भोक्ष्यन्ते गुप्त वंशजा। यानी कि गुप्तों का जो साम्राज्य था गंगा घाटी के ही इर्द गिर्द था। यानी कि आप पूर्वोत्तर यूपी, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार का जो राज्य था वो चंद्रगुप्त प्रथम के अंतर्गत आता था। पूर्वी उत्तर प्रदेश, प्रयाग, मगध। ठीक है ना। यही जो राज्य था पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार किसके अंतर्गत? चंद्रगुप्त प्रथम के अंतर्गत। और चंद्रगुप्त प्रथम के बाद जो समुद्रगुप्त हुआ, कहीं इससे ज्यादा इसने गुप्त वंश को ख्याति दिलाई। ध्यान दीजिएगा, गुप्त वंश को ख्याति दिलाई थी।
यहाँ से। तो समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त जो है, समुद्रगुप्त के बारे में हमको जानकारी कहाँ से मिलती है? हरिसेन के द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति से, हरिसेन के द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति से, ठीक है ना। प्रयाग में उल्लेखित है, एक अभिलेख उल्लेखित है जिस पर पूरा का पूरा जो समुद्रगुप्त का जीवनी है वो प्रशस्ति के रूप में, प्रशंसा के रूप में किसमें उल्लेखित है? प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेखित है। वास्तव में ये जो लेख है, अभिलेख है, कहाँ था? कौशाम्बी में था। कहाँ पर था? कौशाम्बी में था, जिसे अकबर के समय में जहांगीर ने क्या करवाया था? प्रयाग लाया था। इसीलिए अब इसको प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जानते हैं। इसीलिए इसको प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जानते हैं। इस पर जहांगीर का भी लेख उत्कीर्ण है, इसी पर जहांगीर का भी लेख उत्कीर्ण है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। प्रयाग प्रशस्ति अशोक का अभिलेख, और सबसे पहले पूर्व में अशोक का ही अभिलेख था। इस पर समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति के रूप में वर्णन है। इसके बाद जहांगीर का भी वर्णन इसमें मिलता है। इसके अलावा समुद्रगुप्त की जानकारी कैसे होती है? कैसे होती है? जो है एमपी में, मध्य प्रदेश में एरण अभिलेख है। मध्य प्रदेश में एक एरण अभिलेख से भी समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है। मध्य प्रदेश में एरण अभिलेख से भी समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है। सर्वाधिक और एक विस्तृत जानकारी प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। एरण अभिलेख से समुद्रगुप्त की पत्नी का उल्लेख है। समुद्रगुप्त की पत्नी जो है वो क्या है? दत्त देवी। दत्त देवी कहाँ जिक्र मिलता है इनका? एरण अभिलेख में ही जिक्र मिलता है। यहीं पर जिक्र मिलता है कि समुद्रगुप्त के 100 समुद्रगुप्त कितने पुत्र थे? 100 पुत्र थे। समुद्रगुप्त के 100 पुत्र थे, ठीक है। तो हरिसेन के द्वारा, हरिसेन कौन था? समुद्रगुप्त का संधि विग्रह अधिकारी था, ठीक है ना। हरिसेन ने लिखा हुआ है, प्रशस्ति के रूप में है। तो कहीं ना कहीं यहाँ बात आती है कि वो तो प्रशंसा के रूप में लिख दिया है, लेकिन अगर तर्कों पर ध्यान देते हैं तो काफी हद तक जो प्रयाग प्रशस्ति की बातें हैं वो सत्य सी प्रतीत होती हैं, ठीक है। तो प्रयाग प्रशस्ति में ही उल्लेख है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने समुद्रगुप्त की योग्यता से प्रभावित होकर भरे दरबार में क्या किया था? उसके पक्ष में सिंहासन त्यागने का फैसला किया। ये आप मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त प्रथम से भी यहाँ पर कंपेयर कर सकते हो। चंद्रगुप्त प्रथम ने भी क्या किया था? बिंदुसार के पक्ष में सिंहासन त्याग कर जैन धर्म को ग्रहण कर चला गया था। कहाँ पर चला गया था? कर्नाटक चला गया था। गोला में अंतिम समय तक वो रहा था, जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हुई थी संलेखना पद्धति के द्वारा। तो यहाँ पर भी चंद्रगुप्त प्रथम ने समुद्रगुप्त के पक्ष में सिंहासन त्यागने का फैसला किया था। ये क्यों किया था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक शासक, एक सिक्का कई सारे सिक्के मिलते हैं जिस पर कांच नाम उत्कीर्ण मिलता है। कांच नाम उत्कीर्ण मिलता है। तो ये कांच कौन था? इसमें कई यूरोपियन इतिहासकार अलग मत देते हैं। जैसे कांच नाम पर विवाद है। कैसे है? कांच नाम कौन है? क्योंकि कांच नाम पर जो उपाधि मिलती है, कांच नाम पर जो उपाधि मिलती है, राजो यानी कि सभी राज्यों को जीतने वाला, आच्छादित करने वाला। कांच के सिक्कों पर भी यही लेख मिलता है और समुद्रगुप्त के सिक्कों पर भी यही उपाधि मिलती है। तो कांच को यूरोपीय विद्वान एलन फ्लीट कहते हैं कि ये जो कांच है समुद्रगुप्त का ही उपनाम था। क्योंकि गुप्त वंश में दो नाम रखने की प्रथा थी। जैसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का जो प्रचलित नाम था वो क्या था? देवगुप्त था। सामान्यतः कई लोगों के दो नाम होते हैं, तो समुद्रगुप्त के भी दो नाम रहे, जिनमें से एक उपनाम कांच था, लेकिन आगे चलकर समुद्रगुप्त के रूप में प्रसिद्ध हो गया। तो फिर से उसने सिक्कों की ढलाई कांच वाली बंद कर दी। लेकिन वहीं पर दूसरे विद्वान जो है हेरास हैं,
वो कहते हैं कि समुद्रगुप्त का बड़ा भाई भी था, समुद्रगुप्त का बड़ा भाई भी था, जहां पर कांच उसका बड़ा भाई था। इस बात की पुष्टि कैसे मिलती है? क्योंकि हरिशेन ही बोलता है कि जब चंद्रगुप्त प्रथम ने समुद्रगुप्त को अपना युवराज यानी कि अपना राज्य सौंपने का निर्णय किया था, तो सभी लोग तो खुश हुए थे, दरबारी खुश हुए थे, मंत्री खुश हुए थे, लेकिन तुल्य कुलज जो थे वो क्या हो गए थे? निराशा प्रकट किए थे, यानी कि वो खुश नहीं थे इस निर्णय से। चंद्रगुप्त प्रथम के इस निर्णय से खुश नहीं थे। तुल्य कुलज मतलब भाई बंधु, और भाई बंधु की बात आती है तो हो सकता है कि वो भाई बंधु कांच ही था और वो कांच बड़ा भाई रहा होगा। हेरास ने इसी बात को पकड़कर क्या कहा है कि कांच हो ना हो, समुद्रगुप्त का बड़ा ही भाई था। और चंद्रगुप्त प्रथम को ये संदेह था कि समुद्रगुप्त तो सर्वाधिक योग्य है, लेकिन कांच बड़ा होने के नाते वो क्या करेगा? राज्य का पर अधिकार उसी का बनता है। इसीलिए उसने समुद्रगुप्त को क्या किया था? अपना युवराज यानी कि अपनी गद्दी उसको सौंप दी थी। लेकिन उसकी मृत्यु के बाद यह संभावित सा है कि कांच में और समुद्रगुप्त में युद्ध हुआ होगा और निर्विवाद रूप से समुद्रगुप्त अपने प्रभाव के अनुरूप गद्दी को हासिल कर लिया होगा। तो उम्मीद है कांच का भी आप यहाँ पर समझ गए होंगे। चैप्टर कांच का रोल क्या है गुप्त वंश में, ठीक है ना। अब समुद्रगुप्त की बात करते हैं। समुद्रगुप्त की जानकारी प्राग प्रशस्ति से और एरण अभिलेख से मिलती है। एरण अभिलेख में ही दत्त देवी का उल्लेख है और उसके 100 पुत्रों का उल्लेख है। समुद्रगुप्त जो है प्राचीन भारत का एक ऐसा शासक है, यानी कि अगर इसके शासन काल की बात की जाए तो 335 ईस्वी से 375 ईस्वी, यानी कि लगभग 40 साल। इससे कुछ महीने ज्यादा ही कुमारगुप्त प्रथम। अगर यदि गुप्त वंश में पूछा जाए कि गुप्त वंश में वो कौन सा शासक है जिसने सर्वाधिक रूप से सबसे ज्यादा समय तक शासन किया, तो कुमारगुप्त प्रथम का नाम आता है, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का पुत्र था। उसके बाद दूसरा शासक समुद्रगुप्त ही था, जिसने 40 सालों तक गद्दी को संभाला। तो इन 40 साल के पीरियड में समुद्रगुप्त 40 साल क्या करता रहा? युद्ध करता रहा। बहुत ही युद्ध प्रेमी शासक था। और इसके हरिशेन के प्राग प्रशस्ति में उल्लेखित है कि इसके शरीर पर अनेकों घाव थे। जैसे मध्यकालीन शासक राणा संगा का भी नाम आता है, जिनके शरीर पर अनगिनत घाव थे। यहाँ पर भी समुद्रगुप्त के शरीर पर हरिशेन कहता है कि समुद्रगुप्त के शरीर का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं था जिस पर घाव न हो, ठीक है। तो समुद्रगुप्त जो विजय करता है, समुद्रगुप्त जो युद्ध करता है, उसे 5 चरणों में बांट दिया जाता है। यानी कि कई सारे युद्ध किए, उन सारे युद्धों को 5 चरणों में 5 कैटेगराइज कर दिया जाता है। जैसे कि आर्यावर्त का प्रथम अभियान, फिर से उसके बाद दक्षिणापथ का अभियान, फिर से आर्यावर्त का द्वितीय अभियान, फिर चौथा जो है आठवीं अभियान, और 5वां है सीमावर्ती राज्यों का अभियान। युद्ध में देखते हैं, अगर क्रम निर्धारित करते हैं तो आर्यावर्त का प्रथम अभियान पर उसने 3 शासकों को पराजित किया, अच्युत नागसेन और गणपति नाग। प्रयाग प्रशस्ति में सिर्फ ग नाम का उल्लेख है। अच्युत का नाम दिया है, नागसेन का नाम दिया है, और गणपति की जगह सिर्फ ग लिखा हुआ है। तो ग से अनुमान इतिहासकार लगाते हैं कि हो ना हो गणपति नाग ही होगा। तो आर्यावर्त के अभियान में जो समुद्रगुप्त ने जो नीति अपनाई उसे कहते हैं प्रभोषधरण, यानी कि उखाड़ फेंकना। किसको उखाड़ फेंकना? अपने पड़ोसी राज्यों को उखाड़ फेंकना, ठीक है ना। तो आर्यावर्त के प्रथम अभियान में और आर्यावर्त के द्वितीय अभियान में, जो कि समुद्रगुप्त का तीसरा अभियान था, आर्यावर्त के 2 अभियान किए। प्रथम अभियान में 3 राजाओं को उसने पराजित कर दिया। फिर दक्षिणापथ गया, वहां पर उसने दक्षिणापथ की विजय की। तो फिर पता चला कि वो जो 3 शासक है, कुछ और शासकों के साथ मिलकर उन्होंने संघ बना लिया है। तो फिर समुद्रगुप्त क्या करता है? दक्षिणापथ से लौटता है और आर्यावर्त का द्वितीय अभियान करता है
और 9 शासकों को पराजित कर उनके राज्य को क्या करता है, अपने राज्य में मिला लेता है। और जो नीति अपनाता है उसी नीति को हम क्या बोलते हैं, प्रभुशत्रण, यानी कि उखाड़ फेंकना और उनके राज्यों को अपने राज्य में मिला देना। वही दक्षिणापथ में उसने कुल कितने, आर्यावर्त के प्रथम अभियान में 3 राजाओं को हराया, आर्यावर्त के द्वितीय अभियान में, यानी कि वो जो तीसरा उसका अभियान था, कितने राजाओं को हराया, 9 राजाओं को। आर्यावर्त के द्वितीय अभियान में 9 राजाओं को हराया, ये तीसरा इसका अभियान था। अगर बात किया जाए प्रथम अभियान, आर्यावर्त का प्रथम अभियान, दूसरा है दक्षिणापथ का अभियान, दक्षिणापथ का अभियान, ठीक है, दक्षिणापथ का अभियान तीसरा जो है, फिर आर्यावर्त का द्वितीय अभियान, फिर चौथा जो है आठवीं का अभियान, आठवीं यानी कि जंगली जाति, आठवीं का अभियान, और पंचवा है जो सीमावर्ती राज्यों यानी कि बाउंड्री पर, सीमावर्ती राज्यों पर अधिकार, यानी कि कुल 5 राज्यों पर, यानी कि 5 थे उसने चरण में युद्ध नीति अपनाई। तो प्रथम में आर्यावर्त में 3 शासकों को, दक्षिणापथ में कितने शासकों को, 12 शासकों को, दक्षिणापथ का आर्यावर्त के प्रथम अभियान में 3 शासक, दक्षिणापथ में 12 शासकों को उसने पराजित किया। ये 12 शासक कौन है, संस्कृत में बहुत ही प्रयाग प्रशस्ति में ही उल्लेखित है। प्रयाग प्रशस्ति में कुल कितनी लाइनें हैं, प्रयाग प्रशस्ति में कुल 33 लाइनें हैं। प्रयाग प्रशस्ति में 33 लाइनें हैं। ध्यान दीजिए कि प्रयाग प्रशस्ति में 33 लाइन है और प्रयाग प्रशस्ति में कोई तिथि क्रम उल्लेखित नहीं है, लेकिन यह अनुमान स्वतः लगाया जा सकता है कि समुद्रगुप्त जो है आर्यावर्त से ही अपना अभियान शुरू किया होगा, क्योंकि आर्यावर्त जो था उसके राज्य के समीप था। ठीक है, तो दक्षिणापथ के 12 राजाओं को जिसने हराया, जैसे कौशल का महेंद्र, महाकांतार का व्याघ राजा, केरल का मट राजा, पृष्ठपुर महेंद्रगिरी, कोटूर का स्वामी दत्त, एरंडपल का दमना, कांची का विशुगोप, औमुख का नील राजा, बेंगी का हस्तवर्मा, पालक का उग्रसेना, कुरुस्थलपुर का धनंजय। मतलब 12 शासक थे। क्या थे? 12 शासक थे। इन 12 शासकों का जो स्थल दिया है उन्हें पहचान करना मुश्किल है, लेकिन दक्षिणापथ के 12 शासकों को उसने क्या किया था? पराजित किया था। फिर आर्यावर्त आया, फिर 9 शासकों को पराजित किया। आर्यावर्त के 9 शासकों को, उसमें अच्युत नागसेन और द्रौपदी नाग तो थे ही थे, अच्युत नागसेन द्रौपदी नाग तो थे ही थे। उसके बाद जो थे रुद्रदेव नागसेन, नंदी बलवर्मा, नागसेन, नंदी बलवर्मा, 9 शासकों को पराजित किया। उसने दक्षिणापथ के अभियान में जो नीति अपनाई, उसे बोलते हैं ग्रहण मोक्षानुग्रह, यानी कि राज्यों को क्या करना? ले लेना, फिर क्या करना? उनको छोड़ देना। ग्रहण करना, उनके राज्यों को ले लेना। मोक्ष यानी कि फिर छोड़ देना, अनुग्रह करते हुए, दया दिखाते हुए। तो दक्षिणापथ के संबंध में उसकी नीति यह थी। दक्षिणापथ मतलब कि दक्षिण के रास्तों में गया, दक्षिण के रास्तों में जो जो मिलते गए उनको हराते गए, यानी कि वो कांची तक पहुंचा था। कहां तक? तमिलनाडु के कांची तक पहुंचा था और वहां पर उसने विष्णुगुप्त को हराया था। कांची के विष्णुगुप्त को हराया था, ध्यान दीजिएगा, कांची के विष्णुगुप्त। इसके अलावा उसके बाद आठवीं जनजाति की विजय करता है। ये जो आठवीं है, मथुरा से लेकर नर्मदा तक, गाजीपुर से लेकर पूरे का पूरा बुंदेलखंड तक फैले हुए थे आठवीं, और परेशान करते थे। यही आठवीं है जो अशोक के बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद भी उसको क्या करते हैं? पुशअप करते हैं। तो अशोक कहता है कि मैंने हथियार रखा है, चलाना नहीं भूला है। बौद्ध ग्रहण करने के बाद भी अशोक को बोलना पड़ जाता है इन आठविकों के लिए कि तुम लोग सुधर जाओ, अन्यथा मैं हथियार उठाऊंगा और तुम लोगों का मर्दन करूंगा। अशोक बोलता है इन्हीं आठविकों के लिए। फिर यही आठवीं गुप्त साम्राज्य में भी परेशान करते हैं इसको, समुद्रगुप्त को। तो आठविकों को हराकर क्या करता है? इनको परिचारिक बनाता है। परिचारिक यानी कि दास इनको बना लेता है। क्या करता है? इनको परिचारिक यानी कि परिचारीकृत,
परिचारीकृत की नीति अपनाता है। कौन? समुद्रगुप्त। और इनको अपना क्या करता है? दास बना लेता है। क्या करता है? दास बना लेता है। यही आठवीं नक्सली के रूप में आज भी भारत को परेशान कर रहे हैं। तो सदियों से करते आ रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं ये। ठीक है। इसके बाद आठवीं के बाद सीमावर्ती राज्यों पर विजय करता है। क्या करता है? सीमावर्ती राज्यों पर, जैसे समतट है, कामरूप है, डवाक है। समतट यानी कि बंगाल, डवाक है और कई सारे सीमावर्ती राज्य, मुरुंग है, नौ गणराज्य, इसके साथ ही 9 गणराज्यों पर भी क्या करता है? उनको हराता है। समतट, कामरूप, डवाक और 9 गणराज्यों को भी क्या करता है? समुद्रगुप्त उन्हें हराता है। ठीक है ना? पूरा का पूरा, यानी कि आप कह सकते हो कि पूरा का पूरा लगभग भारत, पश्चिमोत्तर भारत को छोड़कर पूरा का पूरा भारत समुद्रगुप्त के अंतर्गत था। जहाँ चंद्रगुप्त प्रथम जो वास्तविक संस्थापक था, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार था, और इसके अंतर्गत पश्चिमोत्तर भारत को छोड़कर पूरा का पूरा भारत समुद्रगुप्त के कब्जे में था। इसके अलावा हरिसेन कहता है कि विदेशी शासकों को भी समुद्रगुप्त ने हराया था। विदेशी शासकों को, जिसमें विदेशी शासकों में कौन थे? विदेशी शासक शाहानुशाही। ध्यान दीजिए, शाहानुशाही जो थे, कुषाण क्या करते थे? उपाधि धारण करते थे। शाहानुशाही शासकों को भी हराया था। फिर क्या? शकों को भी हराया था। फिर मुरुंडों को भी हराया था। ठीक है ना? और यहाँ पर जो नीति अपनाया था समुद्रगुप्त ने, वो था सर्व कर ध्यान प्राणागमन। सर्व कर ध्यान यहाँ पर जो नीति थी, उसे विदेशी शासकों पर क्या किया था? यहाँ पर जो विदेशी शासकों पर जो नीति अपनाई थी समुद्रगुप्त ने, वो था कन्योपदान। क्या था? कन्योपदान, यानी कि कन्या का विदेशी शासक क्या करते थे? दान देते थे। कन्या का विदेशी शासक क्या करते थे? दान देते थे। ठीक है। इसके अलावा जो क्या करते थे? समुद्रगुप्त से मांगते थे अब कि हमको अधिकार दे दीजिए कि हम अपने सिक्के को ढालें। कन्योपदान। ठीक है। और यहाँ पर सीमावर्ती, समतट, कामरूप, डवाक का जो पंचम ध्यान था, यहाँ पर जो नीति अपनाई थी समुद्रगुप्त ने, वो नीति क्या थी? सर्व कर दान, प्राणागमन, यानी कि सब कुछ दान करो। ठीक है। मतलब कि दान देते रहो, बलि देते रहो, इच्छित वस्तु देते रहो और प्राणों की मुक्ति पाओ। गुप्तों के समय में आप जो गुप्तों के साथ व्यापार देखते हैं, दक्षिण पूर्व एशिया देखते हैं, आज भी आप वर्तमान में दक्षिण पूर्व एशिया में, कंबोडिया में, मलेशिया में, सिंगापुर में जो भारतीय संस्कृति पाते हैं, ठीक है ना, अंकोर वाट का विष्णु मंदिर पाते हैं, इसके अंतर्गत तमाम हिंदू चिन्ह और पद चिन्ह पाते हैं और कलाकृति पाते हैं, सारे के सारे जो हैं वो समुद्रगुप्त की ही देन है। क्योंकि समुद्रगुप्त ने न अपना प्रभाव सिर्फ भारत पर बल्कि सीमावर्ती जो देश से उन पर भी जमाया था। सुदूर दक्षिण में सिंघल तक यानी कि श्रीलंका तक, जिसकी जानकारी ह्वेनसांग भी देता है कि सिंघल का शासक था मेघवर्मन। उसने क्या किया था? गया में एक बौद्ध संघ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी, जिसे बौद्ध संघाराम बोलते हैं। ये जानकारी कौन देता है? ह्वेनसांग देता है। मेघवर्मन सिंघल का शासक था, वो भी क्या करता था? अधीनता स्वीकार करता था समुद्रगुप्त की। ठीक है। दक्षिण पूर्व एशिया के शासक भी क्या करते थे? उसको बलि देते थे, कर देते थे, अपनी कन्याओं को दान में देते थे। इसके अलावा जो शाहनशाही जे थे यानी कि कुषाण, इसके समकक्ष जो शासक था केदार था, यानी कुषाणों का जो अंतिम शासक था केदार था। फिर शकों का जो शासक था रुद्रसेन तृतीय। ठीक है। रुद्रसेन तृतीय जिसको कौन हराते हैं?
चंद्रगुप्त विक्रमादित्य पूरी तरह से हराते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा मुरुंडो को भी समुद्रगुप्त ने हराया था। तो मतलब कि 40 साल के पीरियड में पूरा का पूरा इसने युद्ध किया और पश्चिमोत्तर भारत को छोड़कर पूरा का पूरा भारत इनके सब साम्राज्य में, दक्षिण पूर्व एशिया भी इनकी बात को मानती थी, बलि देती थी, कर देते थे, सिंघल भी कर देता था। यानी कि भले चोल सेना, जो चोल थे दक्षिण भारत में, उसको हम नौसेना का जनक माने, लेकिन उसके पहले ही अगर इन बातों को हम देखते हैं तो समुद्रगुप्त ने जो थे एक वास्तविक जो भारत है उसका निर्माण किया था। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अगर किसी ने भारत की सीमाओं को रेखांकित किया, एक बृहद स्वरूप दिया, तो वो समुद्रगुप्त ही था। वो क्या था? समुद्रगुप्त ही था, ठीक है। तो समुद्रगुप्त के बारे में, हाँ, समुद्रगुप्त ने कौन कौन सी, समुद्रगुप्त के कितने प्रकार के सिक्के मिलते हैं? समुद्रगुप्त के 6 प्रकार के सिक्के मिलते हैं, ठीक है ना। समुद्रगुप्त के 6 प्रकार के सिक्के, जैसे गरुड़ प्रकार के, बीड़ा प्रकार के, ठीक है, बीड़ा प्रकार के। इसके बाद जो है परशु प्रकार के, परशु हाथ में परशु यानी कि परसा लिए हुए, व्याघ्र पराक्रम मतलब व्याघ्र को मारते हुए व्याघ्र पराक्रम। फिर धनुधारी प्रकार के, धनुधारी प्रकार के सिक्के मिलते हैं, ठीक है। तो 6 प्रकार के सिक्के मिलते हैं। समुद्रगुप्त के सिर्फ सोने के सिक्के मिलते हैं। किसके सिक्के मिलते हैं? सोने के ही सिक्के मिलते हैं, सोने के सिक्के मिलते हैं। और समुद्रगुप्त की उपाधि की बात करें, समुद्रगुप्त ने कौन कौन सी उपाधि रखी थी, धारण की थी? तो प्रतिरथ सिक्कों पर मिलता है। फिर व्याघ्र पराक्रम मिलता है, ठीक है। सर्वराज्यछेता मिलता है, ठीक है ना। इसके अलावा प्रयाग प्रशस्ति में क्या मिलता है? प्रयाग प्रशस्ति में लिच्छवी दोहित्र मिलता है, लिच्छवी दोहित्र मिलता है। लिच्छवी दोहित्र का मतलब क्या? लिच्छियों का पुत्र, लिच्छियों का नाती, क्योंकि कुमार देवी जो थी, कुमार देवी समुद्रगुप्त की माता, वो लिच्छवियों की कन्या थी, ठीक है। लिच्छवी दोहित्र। कविराज का नाम आता है, कविराज। फिर धरणीबद्ध का नाम आता है, धरणीबद्ध का नाम आता है। फिर व्योम का नाम आता है। यानी कि ये उपाधियां समुद्रगुप्त प्रथम ने धारण की थी। तो उम्मीद है सबको समुद्रगुप्त के बारे में पता चला होगा, ठीक है, अच्छे से पता चला होगा। पता चला है तो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। फिर इतिहास विषय में हम फिर से हाजिर होंगे दूसरे विषय, मतलब कि दूसरे किसी शासक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।